मैं उन्हें बुलाने के लिए खड़ा हुआ हूं जो देश के लोकप्रिय हास्य व्यंग्य के कवि हैं। इस मंच पर मेरे सहित जितने भी कवि बैठे हैं उसमें सर्वाधिक विदेश यात्रा अगर किसी कवि के हिस्से में है तो वो कवि है पवन आगरी। हम सब कवियों में से सर्वाधिक बार किसी टीवी कैमरे के सामने किसी बड़े चैनल पर कविताएं पढ़ने का किसी का रिकॉर्ड है तो वो है बड़े भाई पवन आगरी। मेरी और इसकी उम्र में केवल 5-6 महीने का अंतर है। मेरे माता पिता थोड़े पहले सक्रिय हो गए थे। मैं भाई पवन आगरी को आपके बीच बुलाना चाहता हूं जो हास्य व्यंग्य के कवि हैं। हास्य क्या होता है, व्यंग्य क्या होता है, आजकल तो नए कवियों को पता ही नहीं है। लोग चुटकुलों को हास्य समझने लगे हैं, टिप्पणियों को व्यंग्य समझने लगे हैं। लेकिन ये जरा पुराने कारखाने से निकला हुआ मॉडल है। मैंने कहा ना कि पहले बाबा रामदेव के चक्कर में पड़े तो थोड़े हल्के हो गए, वरना पहले हम सब बुलाए जाते थे, मंगाए जाते थे। हम लोग ट्रेन से आते थे, मालगाड़ी से आते थे। लेकिन आज मेरे को मिले हैं बहुत सालों के बाद, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने शुगर बंद कर दी, मैंने अन्य चीज़ें बंद कर दी। मैं हास्य व्यंग्य के उस उद्भट कवि को बुला रहा हूँ जो आपको हंसाएंगे भी और व्यंग्य से आपका परिचय कराएंगे। मैं उनके बारे में केवल 2 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ कि प्याली से तुम पी चुके, अब लोटे की बारी है। अभी सपना सोनी सुना रही थी आपको। प्याली से तुम पी चुके, अब लोटे की बारी है। हम पतले कवि कविता पढ़ेंगे बाद में, अभी इस मोटे की बारी है। जरा जोरदार तालियां बजाइए भाई पवन आगरी। आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत, एशिया, धरती, ब्रह्मांड। भाई साहब आपने खूब कह दिया चाय वाले को, लेकिन चाय वाला जैसे देश में किसी की नहीं सुनना, ये भी नहीं सुनना है आपकी। सुनेगा तो तुम्हारी भी नहीं, वो आएगा 29 में चाय वाला ही। तुम कितने जोर लगा लो बेटा। अच्छा। आगरा में बैठ के माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ नगर पालिका चेयरमैन साहिबा रजनी सोनी जी को और इस कार्यक्रम की संयोजिका दीपा सैनी जी को कि उन्होंने हिंदी का इतना बड़ा अनुष्ठान कराया, कवि सम्मेलन कराया। वो चाहते तो सोनू निगम की नाइट भी करा सकते थे, लेकिन उनको भी पता था कि इतने बजट में सिर्फ कवि सम्मेलन ही हो सकता है। देखिए साहब, मैंने पिछले दिनों कुछ प्रयोग किए और मैं आपको बात बता दूं साहब, मुझे बात ध्यान आ गई क्योंकि शशि भैया मेरे बहुत अच्छे ऐसे मित्र हैं मेरे, जिनके रहते हुए मुझे कभी शत्रुओं की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो मैं बताता हूं। वैसे हम लोगों को बहुत अभ्यास होता है। अभी साहब रिंकू सोनी जी, अभी मैं एक शेरों की सभा में गया था क्योंकि हम 5 स्टार होटलों में भी कविता पढ़ते हैं। तो साहब वहां रात को 8 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ और 8 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ और सबके हाथ में एक समुद्र मंथन से प्राप्त एक ऐसा द्रव्य था, सभी के हाथ में गिलास थे। कार्यक्रम शुरू हुआ। जब वो कार्यक्रम खत्म हुआ, अरे अरे भैया सुनो यार, सुन तो लो। तो साहब क्या हुआ शशि भैया, तो वो कार्यक्रम जो है वो हुआ और सबके हाथों में गिलास थे। थोड़ी देर बाद एक सज्जन मेरे पास आए, बोले आगरी जी आपने बहुत अच्छा पढ़ा। मैंने कहा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझसे पूछने लगे, उनके हाथ में गिलास है, देखिए आप दृश्य देखिएगा, हाथ में गिलास है। मुझसे बोले आपने बहुत अच्छा पढ़ा। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। बोले आप लेते हैं क्या? मैंने कहा भाई नहीं लेता। बोले जब आप कोई बहुत खुश होते हो? मैंने कहा तब भी नहीं लेता। बोले जब बहुत दुखी होते हो? मैंने कहा नहीं लेता। तो बोले फिर भी जब कभी कोई यार दोस्त की शादी वादी होती होगी तो उसमें तो ले ही लेते होंगे। मैंने कहा नहीं भाई मैं छूता भी नहीं हूं। तो बोले फिर ठीक है, आप मेरा ये गिलास पकड़िए, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूं। क्योंकि उसको भी मालूम था कि इससे ज्यादा सुरक्षित आदमी कोई नहीं मिलेगा। तो हमको आदत है, एक बार जरा तालियां बजा दीजिए। भाई साहब ने बात कही, मैंने तमाम विदेश यात्राएं की हैं। पिछले दिनों मैं बैंकॉक गया था, कवि सम्मेलन में गया था। आपने क्या सोचा? हाँ मैं आपको बताता हूं साहब, बैंकॉक गया, कवि सम्मेलन में गया। आप लगता है कुछ गलत सोच रहे हैं, हालांकि आप जो सोच रहे हैं वही सही थे।
मैं बताता हूं। तो जब मैं वहां से लौट आया, शशि भैया अब देखना, जब मैं वहां से लौट आया तो किसी देश का कितना प्रभाव होता है। मेरे मोबाइल पे जब मैसेज भी लिखा हुआ आ जाता था तो मैं उसे मसाज पढ़ने लगता था। ये सत्या था। एक बार मैं चाहता हूं तालियां बजा दी। मैंने पिछले दिनों कुछ प्रयोग किए, पहले क्या था और अब क्या है। पहले क्या था और अब क्या है। मैं देख रहा हूं हमारी नौजवान पीढ़ी यहां पर बैठी है, मैं देख रहा हूं हमारी भूतपूर्व नौजवान पीढ़ी भी यहां पर बैठी है। मैं हाड़ौती में बुजुर्गों को भूतपूर्व नौजवान कहता हूं क्योंकि बुजुर्ग कहने से वो बुरा मान जाते हैं। हाँ, तो मैंने कुछ प्रयोग किए, पहले क्या था और अब क्या है। जैसे पहले किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था, जब भी कोई सगाई संबंध की बात चलती थी सर, और यह पता लग जाता था कि यह लड़का ड्रिंक करता है, तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थितियां आज भी वही हैं। आज किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता है कि लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं, लड़का ड्रिंक करता है। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी व्यवस्था चल रही, पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज शहरों में स्थिति कहां तक आ गई है, आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं होटल। आपको पता होगा पहले लोग क ख ग से काम चलाया करते थे, आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। पहले लोग क ख ग से कैसे काम चलाया करते थे। पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। चेयरमैन साहिबा, पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। स्थितियां आज भी वही हैं, आज भी लोग का ख ग से काम चला रहे हैं। आज लोग का से कर्ज ले लेते हैं, खा से उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं और रास्ते मिल जाए तो गा से गुड़की और देते हैं। ये स्थितियां साहब आपको पता होगा। एक टिप्पणी करता हूं, महीन टिप्पणी करता हूं कि पहले कोई गरीब आदमी यदि बैंक से लोन ले लेता था और उसे नहीं चुका पाता था तो वो जेल जाता था, और आज कोई अमीर आदमी बैंक से लोन ले लेता है और वो उसे नहीं चुका पाता तो वो विदेश जाता है। मैं आपको बता, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब हिंदुस्तान का आदमी तो बहुत चतुर और चालाक, उसने लंच पैक कराया और विदेश जाकर खाया। देख लीजिए साहब, चाहे विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो। तब मेरा एक व्यंग हुआ और उस व्यंग को, क्योंकि वो मेरा बहुत वायरल व्यंग है टीवी चैनल्स पर, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं और आदरणीय शशिकांत भैया जो देश के सर्वश्रेष्ठ संचालक हैं उनको समर्पित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं एक बार मुझे तालियों से मन दीजिए कि जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए, हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए। फिर अचानक हमने एक बैंक से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांघ सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं। मैं आपको बताता हूं, देखिए यहां राजनीति से जुड़े लोग बैठे हैं। पहले कोई नेता अपने पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट मांगने जाता था तो कहता था कि साहब आप मुझे उस शहर से टिकट दे दीजिए, मैं वहां से जीत जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। आज का नेता जब भी पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट मांगने जाता कहता साहब आप मुझे उस शहर से टिकट मत दीजिएगा, मैं हार जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। मैं चूंकि व्यंग का विद्यार्थी और मुझे लग रहा है कि आपकी तालियां थोड़ी सी कम है, मुझे मन दीजिए। देखिए साहब, मैं एक टिप्पणी करता हूं। पहले कोई लड़की, मेरी मातृशक्ति यहां पर बैठी है, एक टिप्पणी करता हूं। पहले कोई लड़की अपनी मां से पूछती थी कि मां मैं जीन्स पहन लूं, तो उसकी मां उससे मना कर दे, नहीं बेटा जीन्स नहीं पहनना, अच्छी बात नहीं है। और आज कोई लड़की अपनी मां से पूछती है कि मां मैं मिनी स्कर्ट पहन लूं, तो उसकी मां कहती है बेटी पहन ले, कुछ तो पहन ले। ये स्थितियां आ चुकी हैं साहब। हमारे स्वामी प्रेमानंद जी ने कुछ बोला, अनिरुद्धाचार्य जी ने कुछ बोला, देश भर से कुछ ऐसे नारी स्वर उठे, लेकिन मैंने उनके समर्थन में कविताएं लिखी हैं। मैंने एक समर्थन में उनकी रचना लिखी है, क्योंकि नारी का जो पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आकर जो रूप हो गया है,
उसका मैं प्रतिवाद करता हूं और अपनी एक व्यंग रचना पढ़ता हूं उनके समर्थन में। सनातनी हूं, सनातनी परंपरा का संवाहक हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार मुझे तालियों से आदेशित करें। थोड़ी सी कि एक दिन मैं ख्यालों में डूबा हुआ सड़क पर चला जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक 5 वर्षीय बच्चा रोता चला रहा था। मैंने उसे प्यार से अपने पास बुलाया, बहला फुसला के बड़ी मुश्किल से चुप करवाया। रोने का कारण पूछा तो उसने बतलाया कि मैं अपनी माँ से बिछुड़ गया हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। मैंने कहा बेटे तुम अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलते तो न तो तुम बिछुड़ते न इस प्रकार भटकते। वो बोला मेरी माँ के दोनों हाथों में शॉपिंग का सामान था। उसकी इस बात को सुनकर मैं बड़ा परेशान था। मैंने कुछ सोचकर कहा अपनी माँ की साड़ी का पल्लू ही पकड़ लेते और इस तरह अपने घर की राह नाप लेते। वो बोला साड़ी होती तो पल्लू पकड़ता ना। वो बोला साड़ी होती तो पल्लू पकड़ता ना, लेकिन मेरी माँ तो स्कर्ट पहने थी। अब भारतीय नारी को पश्चिमी परिधान में देखकर दुख सहने की बारी मेरी थी। उदास मन से मैंने फिर कहा बेटे स्कर्ट कोई पकड़ लेता। अरे न तो तू परेशान होता न मैं परेशान होता। वो बोला स्कर्ट भी इतनी ऊंची थी कि मैं उसको उछलकर भी नहीं पकड़ सकता। वो बोला स्कर्ट भी इतनी ऊंची थी कि मैं उसको उछलकर भी नहीं पकड़ सकता था। मैं समझ गया कि फैशन की मारी कोई युक्ति होगी जिससे अपना बच्चा भी नहीं समझ सकता था, जिसे सिर्फ अपने हुस्न फैशन और जवानी से प्यार था, न भारतीय सभ्यता से प्यार था, न अपने बच्चे से प्यार था। न भारतीय सभ्यता से प्यार था, न बच्चे से प्यार था। मित्रों, मैं इस अंचल में, इटावा अंचल में मैं पहली बार आया हूं। इस हाड़ौती अंचल में कल मैं कार्यक्रम में था सुल्तानपुर। तो हो सकता है आपको मेरा नाम पवन आगरी याद रहे न रहे, आगरा याद रहे न रहे, लेकिन मेरी वो कविता आपको जरूर याद रहेगी, क्योंकि उससे मैंने देश के तमाम बड़े चैनलों पर मैंने उस मुकाबलों को भी जीता है। मैं उस रचना को मैं पढ़ना चाहता हूं आपके समक्ष। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है जी, सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि जिस पुलिस के बारे में ये शिकायत रहती है कि वो किसी की नहीं सुनती, वो आज यहाँ पर बैठ के कविता सुन रही है। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं सर। और मैं पढ़ता, देखिए आपने हिंदी का अनुष्ठान कराया, लेकिन हिंदी की स्थिति आजकल हो क्या गई है आप देखिए ध्यान से, क्योंकि मैं व्यंग का विद्यार्थी हूं। भैया एक मिनट देखो, बातें ना करिए प्लीज प्लीज। चूंकि मैं एक व्यंग का विद्यार्थी हूं, मेरी बातें थोड़ी महीन होती हैं, थोड़े पढ़े लिखे लोगों के लिए होती हैं, और मैं आप सबको पढ़ा लिखा ही मानता हूं। मैं बात करता हूं। तो एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे एक ट्रेन के बारे में पता करना था। मैंने एक सज्जन से पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है, कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है। वो साहब काफी जल्दी में थे, बोले मुझे नहीं मालूम, साइड में जाके इंक्वायरी से पता कर लो। देखिए आजकल कॉन्वेंट स्कूलों में किस तरह की पढ़ाई चल रही है साहब। हमारे जो शहरों में जो गली गली मोहल्ले कॉन्वेंट स्कूल खुल गए हैं, तो मेरी एक भतीजी वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। एक दिन मैंने उससे पूछा बेटे तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? बोले अंकल बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो? आप विश्वास करिए साहब 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। तो देखिए आपके यहाँ हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं होती है, हमारे यूपी बोर्ड में जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें जो हिंदी का जो परीक्षा होती है, हिंदी का जो पेपर होता है, उसमें हम 4, 5, 6 कवियों की जीवनी याद कर लेते हैं साहब। आप जितने भी लोग जानते हैं 4, 5, 6 कवियों की जीवनी आपने याद कर ली, उसमें से एक कवि की जीवनी पेपर में फंस जाती है कि साहब इस कवि का जीवन परिचय लिखिए। एक लड़का था, दूसरे दिन परीक्षा होनी थी, उसे किसी कवि की कोई जीवनी याद नहीं हुई, तो उसने उन कवियों की जीवनी की नकल जो है हर पहले तैयार करी और उसे प्रत्येक शरीर के प्रत्येक हिस्से में छुपा लिया। अब उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपा ली, उसके लिए उसने एक पर्ची तैयार कर ली। वो पर्ची पकड़ी गई। मैं रचना शुरू करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं। बड़ी लंबी टीम है मेरे, एक बार तालियों से मुझे आदेशित करें कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र, हिंदी का आया प्रश्न पत्र, सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अकल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से वो बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए, हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। कि कबीरदास
कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्ती में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में, और शेष के लिए एक छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक हिल जाएगा। नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक हिल जाएगा। हमें देखकर उस लड़के की बुद्धिमत्ता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है, अरे हम सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी है। यदि ये बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर यह नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता बनेगा। यह देखते ही देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। हम जैसा युवा। बहुत बहुत